दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम अपवाह तंत्र, नदी, झीलें एवं जलप्रपात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख लीजिए कि भारत की नदियों को अपवाह और जलीय विशेषताओं की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां जो हैं दोस्तों आप देखिए गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हिमालयी नदियां हैं। और सिंधु नदी के बारे में जानते हैं तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। इसके अलावा सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करती है। और सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। और सिंधु जल समझौता 1960 के आधार पर भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल के मात्र 20% का ही उपयोग कर सकता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राकश ताल से होता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि भाखड़ा नंगल बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है और ये भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। और गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। और देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत में यारलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और ये नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नामचा बरवा के नज़दीक दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इसका नाम है माजुली और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और असम ने इसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया है माजुली को। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है जिससे कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से होता है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से प्रवाहित होती है। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। हिमालयी नदियों के बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। धुआंधार और भेड़ा घाट जलप्रपात जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी पर स्थित है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। और लूनी नदी का उद्भव अरावली पर्वत से होता है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
कावेरी जल विवाद या कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तथा पुडुचेरी के मध्य विवाद होता रहता है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है और इस नदी पर प्रख्यात चुलिया जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा, चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। चंबल गहरे खड्ड यानी चंबल खड्ड का निर्माण करती है और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। गंगा और जमुना का संगम स्थल प्रयागराज में भी कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में जानिए। कृष्णा नदी महाबलेश्वर जो कि पश्चिमी घाट है वहाँ एक झरने से निकलती है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को बढ़ा देती है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। ये प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है, तो सबसे लंबी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी और ताप्ती। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों विभिन्न नदी, उनके उद्गम, लंबाई और संगम या मुहाने के बारे में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। देखिए, सिंधु नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमानी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में ये 1114 किलोमीटर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल जनपद में इसका उद्गम होता है, बड़ा लाचा दर्रा के निकट। ये इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और ये सतलज नदी में जो है मिल जाती है। राबी नदी तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से 725 किलोमीटर के समीप जो है इसका उद्गम होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर और ये चिनाब नदी से मिलती है। झेलम नदी ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग जो कि अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये पंजाब में हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4555 मीटर है और इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर और ये सिंधु नदी से मिल जाती है। गंगा नदी आप जान लीजिए गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी से निकलती है और गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 यानी 2525 किलोमीटर है और ये भारत के विभिन्न राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रामगंगा नदी तो ये नैनीताल के समीप गढ़वाल से वहाँ की दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। 696 किलोमीटर लंबाई है इसकी और रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज के निकट मिल जाती है। शारदा जिसे काली और सरयू नदी भी कहते हैं, ये कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है और बहराम घाट के समीप ये घाघरा नदी से मिल जाती है, शारदा या काली नदी। गंडक तो दोस्तों गंडक नेपाल से उसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है और ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी तो कोसी नदी का उद्गम याद रखिएगा गोसाई थान है। गोसाई थान चोटी के उत्तर में और इसकी लंबाई 730 किलोमीटर ये गंगा नदी में मिलती है।
यमुना महत्वपूर्ण नदी है, गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से इसका उद्गम होता है। 1384 किलोमीटर बहते हुए ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल नदी तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट जो है समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। ये 965 किलोमीटर बहते हुए इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और ये हमीरपुर में यानी बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। और देखिए सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। इसकी लंबाई 881 किलोमीटर और ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमालय से निकलती है और ये बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। भारत में ये 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और पद्मा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में पद्मा नदी के रूप में ये बहती है। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। 1312 यानी 1312 किलोमीटर चलती है, 1312 किलोमीटर खंभात की खाड़ी में ये एस्चुअरी बनाती है। इसी तरह ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश में निकलती है। 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ये प्रवाहित होती है। माही नदी दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के धार जिला से इसका उद्गम है और इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है और ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी ये अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 511 किलोमीटर है और ये कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छिप्रा नदी कंकरी बरडी पहाड़ी से इंदौर में निकलती है। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है और इसका जो मिलन है वो चंबल नदी से हो जाता है। साबरमती ये अरावली पर्वत उदयपुर से पास से निकलती है। 371 किलोमीटर बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी ये खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर और ये चंबल नदी से मिल जाती है। कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी ये कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी तो आप जान लीजिए, गोदावरी ये महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है और इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से तुंगभद्रा कहा जाता है। इसकी लंबाई 531 किलोमीटर और ये कृष्णा नदी में मिलती है। पेन्नार दोस्तों ये नंदी श्रेणी के चिन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी तो ये शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल में निकलती है। पेरियार 244 किलोमीटर लंबी है और अरब सागर में गिरती है। और हुगली नदी देखिए ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण में गंगा से अलग होती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। आइए देख लेते हैं भारत के कुछ भौगोलिक उपनामों के बारे में। इनमें से कई के नाम आप जानते होंगे। देखिए दोस्तों, झीलों का नगर तो ये श्रीनगर है। रैलियों का नगर नई दिल्ली है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मेघों का नगर या बादलों का घर मेघालय है। बागीचों का शहर कपूरथला। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम और अंतरिक्ष का शहर ये बंगलुरु है। इसके अलावा जो है आनंद का शहर या सिटी आप जो है कोलकाता है। सोया सिटी मध्य प्रदेश। साल्ट सिटी गुजरात। गोल्डन सिटी अमृतसर। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट और क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। इसके अलावा पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है और पृथ्वी का स्वर्ग जो है जो आप जान लीजिए श्रीनगर यानी कश्मीर को कहा जाता है।
पर्वतों की रानी मसूरी है, 5 नदियों की भूमि पंजाब, और ब्लू माउंटेन्स या नीले पहाड़ जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और फवांगपुई, इनको ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। अंत में आइए देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपातों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं, और समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों से निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं। देखिए, लैगून झील समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में जो छिछले खारे पानी की झीलें होती हैं उनको लैगून झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा है, जो खारे पानी की लैगून है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है और ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। और मणिपुर में स्थित लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और डिंडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील आप जान लीजिए, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के मादो टांडा के पास स्थित है, और फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। गोमती नदी के किनारे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत में अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर झील राजस्थान में है, और इससे नमक उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील गुरु डोंगमर झील लगभग 5,425 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम में है, और तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,100 मीटर है, वहाँ से होता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, और लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बनी है। उकाई झील राजस्थान के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, और गांधी सागर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये चंबल नदी पर स्थित बांध हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है, और पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानाद झील केरल की प्रमुख लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है, और पुलिकट झील के बारे में पूछता है कि ये किन राज्यों में स्थित है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, जो कि खारे पानी की लैगून झील है। एक देखिए बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट और अधिक से अधिक 800 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है, और विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालीकई मेघालय में 340 मीटर ऊंचा है। भारत का प्रमुख जलप्रपात गरसोपा या जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, ये जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये ऊंचाई 253 मीटर है, और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर, और ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गौतम धारा या जोन्हा
इसकी ऊंचाई 45 मीटर राढ़ू नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। इसके अलावा आप देख लीजिए दोस्तों कि इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए, लोध या बूढ़ा घाघ, ये 143 मीटर ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा नदी पर झारखंड में। गोकक जलप्रपात 52 मीटर ऊंचा है गोकक नदी पर कर्नाटक में। दसम जलप्रपात 44 मीटर ऊंचाई है कांची में झारखंड में स्थित है कांची नदी पर। और पाईकारा, इसकी ऊंचाई 61 मीटर है, ये पाईकारा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। कपिल धारा, ये महत्वपूर्ण जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर मध्य प्रदेश में स्थित है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर चंबल नदी पर और राजस्थान में स्थित है। और अंत में देखिए धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल खंड में, इसमें हमने दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां, उनके उद्गम स्थल और उनका मुहाना, इसके अलावा झीलें और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।